हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन नीडजी गुरु क्लासेस। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से सीखा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बड़े प्यार से सीखा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हम लोग को अपना प्यार, अपना सपोर्ट दो। वीडियोस को बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने बाकी के फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी आपके सामने हम लोग हर वीडियो में ला रहे हैं। आज थोड़ा सा हम नया चीज़ सीखते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। और ये बड़ा यूनिक और लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, पर तुम लोग के लिए कन्फ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। तो यहाँ आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो। डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट ही लिखा गया है, अ सब्सटेंस विच गेट्स सेल्फ रिड्यूस्ड। वर्ड को पकड़ना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है पर उसको सेल्फ क्या होना है, रिड्यूस होना है। और जब वो सेल्फ रिड्यूस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया Fe+2। तो आप देख पा रहे हैं Fe+3 मतलब कौन सा आयन है, दैट इज फेरिक आयन। और Fe+2 को हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं, दैट इज फेरस आयन। तो Fe+3 से Fe+2 जब बन रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और जब जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब आप समझ रहे हैं कि Fe+3 रिड्यूस हो रहा है, और जो सेल्फ रिड्यूस होता है हम समझे यहाँ पर Fe+3 सेल्फ रिड्यूस्ड। और जो सब्सटेंस, जो आयन सेल्फ रिड्यूस्ड होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी का नाम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमारा CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन सिंपली अलग हुआ, मैंने इसकी हीटिंग की। अगर आप CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट लाएंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको निकालना सिखाया था। कार्बन का X मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई हो गया, टोटल चार्ज 0 है तो 0 से इक्वेट कराया तो x - 4 = 0। x की वैल्यू क्या हो गई, +4। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इस बार कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +4, पर यहाँ पर क्या आएगा, 0। क्योंकि मैं पहले से आपको सिखा चुका हूँ कि कोई भी जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसिडर करते हैं। तो +4 से 0 हो रहा है कार्बन। जब कार्बन +4 से 0 हो रहा है तो ये सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ जब कार्बन हमारा सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन के लिए आप बोलेंगे सेल्फ रिड्यूस्ड, और जो सब्सटेंस सेल्फ रिड्यूस होता है वही होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो कितना सिंपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। अब चलिए अब हम नेक्स्ट आएंगे हमारे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट अपोजिट। ओके, तो आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने बोला था सेल्फ रिड्यूस्ड, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ सब्सटेंस विच गेट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और जब वो सब्सटेंस सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या सीखा, सेल्फ ऑक्सीडाइज, और जैसे ही सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आपने जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाया, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बट जिंक ऑक्साइड में क्या आया, +2 चार्ज आया। तो आप देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ जिंक का सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर जिंक का सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो अपने आप में किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा Sn+2 से लेकर Sn+4 हुआ है। ओके, Sn+2 से Sn+4 हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ Sn
+2 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ Sn ने सेल्फ ऑक्सीडाइज किया है, खुद को ऑक्सीडाइज्ड किया है, दैट मीन्स इट प्लेज अ रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कितना आसान है रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना। अब स्टूडेंट हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बातें तो सीख ली, बट एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ये भी अब हम सीखते हैं। तो ये देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का, जो भी है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ वी आइडेंटिफाई कौन कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, हमको पहचानना है। तो मैं वो सिखाता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहले तो केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, H2S से मिलकर बन गया है HI और सल्फर। तो आप पहले आयोडीन को देखो, आयोडीन क्या है? आयोडीन ने खुद के साथ बॉन्डिंग की है। तो मैंने सिखाया है रूल में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जो नेचुरल एटम्स होते हैं या जो खुद के साथ बॉन्डेड रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं। अब राइट साइड वाले आयोडीन को देखूंगा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो आपको पता है बच्चों, हाइड्रोजन पे आएगा +1 और आयोडीन पे क्या आएगा? -1। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन पे आया +1, आयोडीन पे आया -1, तो 0 से -1 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। सो इजी। यहां देखिए, जब मैं H2S को ब्रेक करूंगा, हाइड्रोजन पे अगर +1 आएगा, इससे 2 हाइड्रोजन होने से यहां पर टोटल क्या आ गया? +2। तो सल्फर पे क्या चार्ज आएगा? -2। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड है जिसपे ओवरऑल चार्ज नहीं दिया गया है, आयनिक फॉर्म में नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स ओवरऑल चार्ज 0। तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक हाइड्रोजन के कारण +1 था, 2 हाइड्रोजन के कारण +2, तो सल्फर पे क्या चार्ज आएगा? -2, ताकि दोनों न्यूट्रल बैलेंस रहें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फर फिर से फ्री स्टेट में आ गया, किसी से कंबाइंड नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। तो डियर स्टूडेंट, आप -2 से 0 जा रहे हैं। नंबर लाइन में देखिए, आप -2 यहाँ होता है, -1, फिर ये आता है 0, फिर +1 +2। तो -2 से 0 जा रहे हैं, मतलब आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो आप समझ रहे हैं कि आयोडीन सेल्फ क्या हुआ था? आयोडीन का सेल्फ हुआ था रिडक्शन। आयोडीन सेल्फ रिड्यूस्ड हुआ था। अगर ये सेल्फ रिड्यूस्ड हुआ है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेंट। वेरी इजी। सिमिलरली सल्फर के बारे में बात कीजिए। सल्फर -2 से 0 गया था, सेल्फ क्या हुआ था? ऑक्सीडाइज। और जो सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होता है, आपको पता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। सो इजी। एक सवाल और है हमारे सामने, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहां जैसे देखिए, जिंक में मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ऐड किया और उससे मेरा जिंक सल्फेट और कॉपर रिमूव हो गया बाहर। डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन, जिंक मोर रिएक्टिव था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। चलिए कंपेयर करेंगे। इनिशियली जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। सल्फेट पे क्या चार्ज आता है? सल्फेट पे टोटल चार्ज आता है -2। तो जिंक पर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +2। ये -2, ये +2, न्यूट्रली बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि आप 0 से +2 जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन। अब इसकी बारी है। यहां देखिए, अच्छा चलिए, आपने देखा जिंक का सेल्फ क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो वो किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या रिडक्टेंट की तरह। कितना आसान है। अब कॉपर सल्फेट में अगर देखा जाए, फिर से सल्फेट पे टोटल चार्ज -2, दैट्स वाई कॉपर पे क्या आ गया? +2। हमें मेटल पे चार्ज से मतलब है, सल्फेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कॉपर का कॉपर के साथ। यहां कॉपर किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, दैट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0।
तो +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट। और जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। मतलब कॉपर सेल्फ रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो सब्सटेंस सेल्फ रिड्यूस होते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शॉर्टकट में बच्चों मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है। अब ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से बना पाओगे। तो ये था पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से पूरा पढ़ाई किया है। अब चलिए अब हम इसके आगे की कड़ी को देखते हैं, और इस चैप्टर के लास्ट, पूरे चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज कोरोजन। और कोरोजन के बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, रेंसिडिटी। और समझ लीजिए कि ये पूरा इंटायर चैप्टर कंप्लीट होगा। और इसके तुरंत बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। बड़े प्यारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, पूरे के पूरे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन। और मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्टिव जब मैं बोर्ड में बनाऊँ तब आप उसको रिप्लाई कीजिए, अपने माइंड में सोचिए, तो समझ लेना कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ अगर वो आपसे सही बनने लगे तो। अब चलो बच्चों हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कोरोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से। ठीक है, तो कोरोजन का आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा ऑन द मेटल सरफेस टू फॉर्म द ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड लेयर। मतलब समझिए कि हो क्या रहा है कि ये मेरा एक मेटल है, ये मेरा एक मेटल है जो पहले तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट था। अब ये एटमॉस्फेयर इसके चारों ओर, अब इस एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स और ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस करती क्या है कि इनके ड्रॉपलेट्स समझ लीजिए यहाँ रहेंगे, और मेटल काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो उनके सरफेस पे ना ये ड्रॉपलेट्स आके ऐसे इकट्ठा होना शुरू करेंगी। ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि मेटल के सरफेस पे, ये सरफेस फिनोमिना है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडसॉर्प्शन। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, तो दिस इज एडसॉर्प्शन। मतलब किसी मेटालिक सरफेस पे कोई बाहर से एलिमेंट या गैसेस या वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं। जब वो इकट्ठा होंगे तब वो उनके बीच के जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे और एक नया लेयर जनरेट कर देंगे जो कुछ अलग स्पेसिफिक कलर का होगा। जैसे आयरन पे आप लोग रस्टिंग देखते हैं, जंग लगता है, वो ब्राउनिश कलर का रहता है। कॉपर पे अगर यही चीज़ देखा जाए तो वहाँ पर ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मेटल होता है उसका जो लेयर है, जो टॉप मोस्ट सरफेस था, वो डिप्लीट करने लगता है, टूटने लगता है और मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होने लगता है। तो यही है कोरोजन का पूरा केस कि अगर मेरा मेटल, आप समझिए, मान लीजिए ये मेरा आयरन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट किया और वाटर वेपर तो रहता ही है साथ में, तो समझ लीजिए वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। वैसे ही आप लोग और देख पा रहे हो कि अगर मेटल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर अगर होता है तो वो क्या बन रहा है? मेटल कार्बोनेट। और वही अगर मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में मैंने एक बताया था, बहुत बदबूदार गैस होता है, रोटन है, सड़े हुए अंडे की बदबू जैसा होता है ये, वो मेटल सल्फाइड बना लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देखूं तो सबसे अच्छे एग्जांपल तो हमारा आयरन खुद है। आयरन का रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ x मोल ऑफ वाटर के प्रेजेंस में करा रहा हूँ। तो बच्चे जब ये रिएक्शन होती है, चाहो तो आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे आयरन के 2 मोल ले लो और ऑक्सीजन के 3 एटम मोल ले लीजिए, तो ये मुझे देगा Fe2O3 इंटू XH2O। ये यहाँ 4 कर लीजिए, तो दिस इज 2 टाइम्स Fe2O3 इंटू XH2O। और यही कहलाता है आपका रस्ट, जो किस कलर का रहता है? ब्राउनिश कलर का रहता है। तो ये कोरोजन का एक रिव्यू एग्जांपल है। ऐसे ही मान लीजिए अगर रिएक्शन हो रहा है कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, तो उससे हमारा जनरेट हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन भी रख लीजिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट इनटू उसका हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, या कॉपर कार्बोनेट
या इंटू CuOH ट्वाइस, और इस कंपाउंड का बच्चों हम नाम देते हैं मेलाकाइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेलाकाइट। तो ये सारे थे हमारे कोरोजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। क्या है कोरोजन का फंडा? तो मेटल पे एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर आके इंटरैक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जो मेटल के सरफेस को डिप्लीट करने लगता है, और यही प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। एक और चीज़, कोरोजन तो हार्मफुल इफेक्ट है क्योंकि उससे मेटल की प्रॉपर्टी रिड्यूस होते जा रही है। तो हाउ कैन बी प्रिवेंट कोरोजन? तो उसके लिए हमको पता है कि हम इस मेटल के सरफेस पे क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ताकि ये आके इसके लेयर पे इकट्ठा ना हो पाए, एड्जॉर्ब ना हो पाए। या हम ग्रीसिंग करते हैं कई बार, जैसे हमारे इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनमें ग्रीसिंग किया जाता है। कारण क्या है? एड्जॉर्प्शन को रोकने का। या गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आयरन होता है उस पर रस्टिंग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रेटेड वाटर के थ्रू। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उस पर एक लेयर चढ़ाया जाता है जिंक का, और जिंक एंटी कोरोजिव एजेंट है। जिंक एंटी कोरोजिव एजेंट है, तो वो आयरन पे जब जिंक का लेयर लगता है, जैसे आप लोग कूलर वूलर में देखेंगे दाना दाना टाइप का रहता है, वो जिंक है, तो वो उसमें कोरोजन होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो आयरन पे जिंक का लेयर का पूरा फॉर्मेशन करना ही गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये कोरोजन का टॉपिक पूरा हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मीनिंग समझिए, डेफिनेशन आपके सामने है कि रेंसिडिटी मीन्स जब फूड मटेरियल्स होंगे जिनमें ऑयल या फैटी एसिड्स होंगे, अगर हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ देंगे, तो एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं। तो वो ऑक्सीजन उन फूड मटेरियल के फैटी एसिड्स के साथ या ऑयल्स के साथ इंटरैक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके कलर चेंज हो जाएंगे, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, मतलब अच्छे बदबूदार जो भी स्मेल है। तो ये जो फिनोमिना है फूड मटेरियल को एयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऑक्सीडाइज होना, जिससे उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वेरी कर जाए, स्मेल चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। और वो फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है, अब हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए कभी भी हम खुले में अपने खाने पीने के सामानों को नहीं छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं कि यार ये रेंसिडिटी तो बड़ा डेंजरस प्रोसेस है, खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर रहा है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहला प्रोसेस अगर देखते हैं तो भाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के इंटरेक्शन को रोकें। जैसे आप समझ लीजिए कि आप लोग अचार बनाते हैं तो उसको मस्टर्ड ऑयल में रखते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक मस्टर्ड ऑयल में वो अचार प्रोटेक्टेड रहता है। तो इट प्लेज अ रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन से इंटरैक्ट नहीं करने देता फूड मटेरियल को। सेकेंड है वैक्यूम पैकिंग, जो चिप्स उप्स ये सब जो हम फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, बिस्किट्स यूज़ करते हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड रहता है, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर भरी हुई है। वो भी एयर में ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन हीलियम का मिक्सचर हम एयर रखते हैं ताकि ऑक्सीजन इंटरैक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज या रेंसिड ना कर पाए। थर्ड देख सकते हैं कि रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अभी मैंने बोला ऑक्सीजन को हटा के वहाँ नाइट्रोजन रखा जाएगा, नाइट्रोजन लंबे टाइम तक उसको प्रिवेंट कर सकता है। और लास्ट है रेफ्रिजरेटिंग ऑफ फूड स्टफ़, मतलब फ्रिज में आप रखते हैं तो लंबे समय तक वो चीज़ें रह पाती हैं, क्योंकि फ्रिज अपने आप में रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। मतलब उसमें कोई बाहर से ऑक्सीजन गैस आके उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये था हमारा पूरा, हमने आज कवर किया क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उससे रिलेटेड एक एक टॉपिक पे हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो अपना सपोर्ट भी हमको दो और इन वीडियोस को खूब सारा प्यार दो, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो और अपने हर फ्रेंड को बताओ। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक और बात बच्चों, हम केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, बायो, मैथ्स, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे। तो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।